हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर ASR और आप सुन रहे हैं तेरे मेरे दरमियाँ कहानी का एपिसोड नंबर 5। चलिए स्टोरी पे आते हैं। जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। अंशिका उस तस्वीर से बातें करते हुए कहती है, तुम्हें पता है मिस एंजल, पापा के बाद तुम मेरी पहली बेस्ट फ्रेंड हो और शायद आखिरी भी, क्योंकि तुम्हारे बाद मेरा कोई फ्रेंड बना ही नहीं सिवाय ईशान और अवनी के। इतना बोलकर उसके फेस पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। तभी अंशिका हल्की नम आँखों से कहती है, आपको पता है मिस एंजल, मेरी फैमिली, मेरे भाई बहन, यहाँ तक कि कोई मुझे नहीं छू सकता, क्योंकि अगर कोई मुझे छूता है तो मेरी एलर्जी शुरू हो जाती है। तो क्या तुम्हारे छूने से भी ऐसा ही होगा? तुम भी मुझे नहीं छू पाओगी? ये सवाल अंशिका उस तस्वीर में जो बच्ची होती है उससे कर रही होती है। वो फिर से कहती है, मान लो अगर हम मिले तो क्या तुम्हारे छूने से भी वैसा ही होगा जैसा बाकियों के छूने से होता है? क्या तुम्हारे छूने से भी मुझे एलर्जी होगी? फिर वो एक गहरी सांस लेती है और कहती है, काश ऐसा ना हो। फिर वो उस एल्बम को रखती है और सोने चली जाती है। इस तरफ रागिनी के घर पर स्वरा और उसके पापा ऑफिस से आ चुके होते हैं और सबके साथ मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। उनका डिनर हो जाता है और वो फिर सभी अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। और इस तरफ हमारे प्यारे ईशान बाबू, उनका तो दिन का चैन, रातों की नींदें, सब कुछ उड़ चुका होता है। वो तो बस अपने बेड पर लेटे हुए स्वरा के ख्यालों में खोए होते हैं और उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। उसका वो गिरना, ईशान का उसे बचाना, उसकी वो प्यारी सी स्माइल, ये सब ईशान की आंखों के सामने आ रहा होता है और वो स्माइल कर रहा होता है। उसे तो अपने रूम में हर जगह स्वरा नज़र आ रही होती है। थोड़ी देर बाद ईशान भी सोने की कोशिश करता है और ऐसे ही ये रात बीत जाती है। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। वही डेली का रूटीन फॉलो होता है। रागिनी हमेशा की तरह लेट लतीफ़ों की तरह घोड़े गधे बेचकर सो रही होती है। स्वरा उठती है, तैयार होती है और नीचे आ जाती है। नीचे उसके पापा डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। रागिनी की माँ उनके हस्बैंड और उनकी बेटी को नाश्ता देती है। वो दोनों नाश्ता करते हैं और अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इधर हमारा ईशान भी उठता है और आज वो अच्छे से तैयार होता है। और हो भी क्यों ना, आखिर स्वरा जो आने वाली थी ऑफिस में, और वो काफ़ी हैंडसम लग रहा होता है। फिर वो भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर हमें रायचंद मेंशन दिखाया जाता है। सब लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं। अंशिका सबसे पहले उठती है और वो जिम जाती है, जिम करती है, फिर अपने कमरे में आती है, ऑफिस के लिए तैयार होती है, अपने लैपटॉप पर थोड़ा काम करती है और नीचे आ जाती है। सबके साथ नाश्ता करती है और फिर अंशिका और अवनी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इधर उसके चाचा भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऐसे सब अपने अपने कामों में लगे होते हैं। अब टाइम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि ईशान और स्वरा में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई होती है। हमारा ईशान तो पहले दिन से ही स्वरा को पसंद करने लगा था, लेकिन अब जो स्वरा थी वो भी धीरे धीरे ईशान को पसंद करने लगी होती है। उस वे में नहीं, लेकिन हाँ, एक अच्छे दोस्त के रूप में उसे पसंद करने लगी होती है वो। क्योंकि हमारा ईशान एक अच्छा लड़का है यार। वो फ्लर्ट या प्लेबॉय टाइप नहीं है। वो होते हैं ना, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, वैसा नहीं है वो काफ़ी स्वीट और जेंटलमैन है। और स्वरा उसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की होती है और ये बात इतने दिनों में कहीं ना कहीं स्वरा को भी समझ आ गई होती है। दैट्स वाई जो स्वरा होती है वो ईशान को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी होती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। इनकी प्रेम गाड़ी अपनी पटड़ी पे आ ही रही होती है कि ईशान का जो इंदौर में काम होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब उसे मुंबई वापस जाना था, लेकिन वो सोचता है कि मुंबई वापस जाने से पहले वो स्वरा से एक बार बात करेगा। इसीलिए आज जब ऑफिस का टाइम ओवर होता है तो ईशान स्वरा के पास जाता है और स्वरा से कहता है, स्वरा जी, क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पे चलेंगी? स्वरा अपने डेस्क पे बैठी होती है। जब ईशान आता है और उससे कॉफ़ी का पूछता है
पहले तो वो कुछ सोचती है, देन वो कहती है ओके सर चलते हैं। तभी ईशान कहता है अरे अब तो हम अच्छे दोस्त बन गए हैं, डोंट कॉल मी सर, कॉल मी ईशान, इतना अच्छा नाम है मेरा। इतना बोलकर वो स्माइल करता है। तो स्वरा स्माइल करती है और कहती है ओके, तो मेरी भी एक शर्त है, आप भी मुझे स्वरा कहेंगे, स्वरा जी नहीं। तो ईशान हंसता है और कहता है ओके, शर्त मंजूर है। फिर ऐसे ही हंसते हुए ये दोनों ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। ईशान अपनी गाड़ी के पास जाता है और अपनी गाड़ी का गेट ओपन करता है। स्वरा को ये काफ़ी अच्छा लगता है। वो उसे गाड़ी में बिठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठता है और ड्राइविंग करने लग जाता है। आज वो ड्राइवर और गार्ड्स दोनों को अपने साथ नहीं लेकर जाता ताकि स्वरा को अनकंफर्टेबल ना लगे। वो स्वरा को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वो वहाँ जाकर बैठते हैं तो थोड़ी देर बाद वेटर आता है, दोनों को ऑर्डर लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी ईशान स्वरा से कहता है स्वरा मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं और मेरी फैमिली मुंबई में रहते हैं। मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आया था और मेरा काम अब ख़त्म हो गया है, तो कल को मुझे मुंबई वापस जाना है। कल दोपहर की फ़्लाइट है मेरी, और मैं जाने से पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वो एक्चुअली आई लव यू, आई रियली लव यू स्वरा। मैं सच में आपको बहुत पसंद करने लगा हूँ पहले दिन से। आप मेरी लाइफ की पहली लड़की हो जिसके बारे में मैंने सोचा है, वरना आज से पहले मैंने अपनी फैमिली, स्पेशली अपने भाई के बाद कभी किसी के लिए इतना नहीं सोचा, स्पेशली किसी लड़की के लिए। आप वो पहली लड़की हो स्वरा। स्वरा खामोशी से सारी बात सुनती है और फिर वो कहती है आई नो, पिछले 3-4 दिनों में देखा है मैंने, आपने जब भी जिक्र छेड़ा है तो आपने ज़्यादातर अपने भाई की बातें की हैं। लगता है काफ़ी क्लोज़ हैं वो आपके, काफ़ी प्यार करते हैं आप उनसे। तो ईशान कहता है हाँ, सबसे ज़्यादा, मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने भाई से करता हूँ। आई लव माई ब्रो। स्वरा फिर कहती है ईशान मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझसे अपने दिल की बात की, लेकिन मैं अभी आपसे कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं हूँ। मुझे आप पसंद हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे आपसे प्यार है या नहीं इस बारे में मुझे नहीं पता। इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ईशान कहता है इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मैंने तुम्हारा जवाब सुनने के लिए तुमसे आई लव यू नहीं बोला स्वरा। मैंने तुमसे आई लव यू इसलिए कहा क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर 100% श्योर हूँ। तुम्हें जब भी ठीक लगे तुम तब मुझे अपना जवाब दे सकती हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। फिर ये दोनों ऐसे ही नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं। स्वरा उसे अपने बारे में बता रही होती है तो वो अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि उसकी फैमिली में कौन कौन है। उसके पापा हैं, उसकी मम्मा है और उसकी एक छोटी बहन है। फिर वो ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि वो अपने पापा के ट्रांसफ़र के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसके पापा एक इनकम टैक्स ऑफिसर है और उनका जो ट्रांसफ़र है वो हाल ही में मुंबई में हुआ है, लेकिन अपनी जॉब की वजह से वो मुंबई नहीं जा पाएगी। जब ईशान ये बात सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है क्या सच में? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बस इतनी सी बात, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। तो स्वरा कहती है तुम ऐसा क्या करोगे? तो ईशान कहता है सिंपल, मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र इंदौर ब्रांच से मुंबई ब्रांच में कर दूँगा, तो तुम भी अपनी फैमिली के साथ मुंबई जा सकती हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे लिए छोटा सा काम है। जब स्वरा ये बात सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो ईशान से कहती है क्या तुम सच में ये कर सकते हो? तो ईशान कहता है हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत आसान है। तो स्वरा खुश होते हुए कहती है थैंक यू सो मच ईशान। तुम्हें नहीं पता तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है, मैं कितना परेशान थी इस बात को लेकर।
वो ऐसे ही बोलकर खुश हो रही होती है। वो इतनी खुश हो रही होती है कि खुश होते हुए वो ईशान का हाथ पकड़ लेती है और ईशान उसे खुश होते हुए देख रहा होता है। तभी स्वरा ईशान को देखती है, जो एक टक लगाए उसे देख रहा होता है। ईशान बड़े ही प्यार से स्वरा को देख रहा होता है। जब स्वरा देखती है कि ईशान उसे इतने प्यार से देख रहा है, वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है और ईशान का हाथ जो उसने पकड़ा था उसे छोड़ देती है। तो ईशान अपने होश में आता है। फिर ईशान कहता है, डोंट वरी, मुंबई जाने से पहले या फिर मुंबई जाने के बाद मैं सबसे पहले यही काम करूँगा। तो स्वरा कहती है, थैंक यू वंस अगेन ईशान। तो ईशान स्माइल करते हुए कहता है, इट्स ओके, मेंशन नॉट। फिर ईशान कहता है, वैसे तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी एक छोटी बहन है, वो क्या करती है? तो स्वरा कहती है, उसका अभी अभी कॉलेज ख़त्म हुआ है, फ़िलहाल वो कुछ नहीं कर रही। तो ईशान कहता है, ओके, वैसे टाइम काफ़ी हो चुका है, हमें चलना चाहिए, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो स्वरा कहती है, इट्स ओके, आप जाइए, मैं चली जाऊँगी। तो ईशान कहता है, अरे इट्स ओके, मैं छोड़ देता हूँ। तो स्वरा कहती है, अरे डोंट वरी, मैं चली जाऊँगी। वो एक्चुअली मैं नहीं सच चाहती कि रागिनी हमें एक साथ देखे। तो ईशान कहता है, क्यों? तो स्वरा कहती है, आप नहीं जानते उसे, अगर उसने हमें गलती से भी एक साथ देख लिया ना तो मेरा सर खा जाएगी और मुझे बहुत टीज़ करेगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप मुझे ड्रॉप करो। ईशान अपने मन में ही सोचता है और कहता है, मुझे नहीं लगा था कि मेरी होने वाली साली साहिबा इतनी नटखट और इतनी शरारती होंगी। तो ईशान हंसता है और कहता है, ओके ठीक है, मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। तो स्वरा कहती है, ओके बाय। तो ईशान कहता है, ओके बाय बाय। इतना बोलकर ईशान अपने होटल की ओर चला जाता है और स्वरा भी अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। इधर ईशान बहुत खुश होता है कि फाइनली उसने स्वरा से अपने दिल की बात बोल दी। भले ही स्वरा ने उसके आई लव यू का जवाब ना दिया हो, लेकिन उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन थी। वो होता है ना कि एटलीस्ट आपने उस इंसान से बोल दिया जिससे आप प्यार करते हो, तो अब उस इंसान को पता है कि आप उससे प्यार करते हो। गाइस, आप जिस इंसान से प्यार करते हो ना, उससे आई लव यू बोलने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और ईशान को इसी बात की खुशी थी कि फाइनली उसने अपने दिल की बात उस इंसान से बोल दी जिससे वो प्यार करता है। सो ईशान अपने होटल रूम में जाता है, अंशिका को मैसेज करता है और उसे इन्फॉर्म कर देता है कि वो कल शाम तक वापस आ रहा है। वो फिर स्वरा के ख्यालों में खो जाता है, उसी के बारे में सोचने लग जाता है। उसके फेस पर से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर हम स्वरा को देखते हैं जो कि घर पहुंचती है। उसने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया होता है कि वो ऑफिस के काम से थोड़ा देर से आएगी, इसलिए उससे कोई कुछ नहीं पूछता। वो अपने रूम में जाती है और फ्रेश होकर नीचे आती है और सबके साथ डिनर करती है। थोड़ी देर में इनका डिनर हो जाता है। ये सब बैठे होते हैं और आपस में थोड़ी बातें कर रहे होते हैं कि आज के दिन में क्या हुआ, कैसा रहा दिन। ये सब बातें कर ही रहे होते हैं इसके बीच, लेकिन स्वरा ये नहीं बताती कि उसका भी ट्रांसफ़र हो रहा है। अब वो भी मुंबई जा सकती है, क्योंकि वो चाहती थी कि एक बार उसका ट्रांसफ़र लेटर आ जाए, फिर वो सबको बताएगी। इधर हम रागिनी को देखते हैं। उसका टेंशन के मारे बुरा हाल होता है। उसका तो दिमाग घूम रहा होता है ये सोचकर कि पापा अकेले मुंबई जाएंगे या फिर उन्हें भी लेकर जाएंगे। अगर वो सब चले गए तो दीदू अकेले रहेंगे। वो ये सब सोच ही रही होती है। लेकिन जब वो स्वरा को देखती है तो स्वरा बहुत ही काम और रिलैक्स होती है, जैसे उसे इस बात की टेंशन ही ना हो। वैसे भी हम स्वरा हमारी काम नेचर की हैं, लेकिन इस टाइम भी वो इतनी रिलैक्स है जैसे कोई टेंशन ही ना हो। ये बात रागिनी को अजीब लगती है और वो घूर के अपनी बहन को देखती है। वो होती है ना शक्की निगाहें, वो शक्की निगाहों से अपनी बहन को देख रही होती है और मन ही मन में सोचती है, मैं यहाँ टेंशन के मारे मरी जा रही हूँ और इन्हें देखो, इन्हें कुछ पड़ी ही नहीं है। ये लोग ऐसे ही थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर अपने अपने रूम में सोने के लिए आ जाते हैं। ऐसे स्वरा भी अपने रूम में आ जाती है। रागिनी उसके पीछे पीछे आ रही होती है। वो अपनी बहन को ऑब्जर्व कर रही होती है। वो स्वरा को देख रही होती है। तभी रागिनी कहती है, दीदू आप ठीक तो हो ना? I mean, आपको कोई सदमा वदमा तो नहीं लगा है ना? तो स्वरा कहती है, क्यों, मुझे कोई सदमा क्यों लगेगा? तो रागिनी कहती है, तो फिर आप इतने रिलैक्स कैसे हो?
जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कहीं आप भूल तो नहीं गए हो ना कि पापा का ट्रांसफ़र हो गया है और 2 दिन बाद हम मुंबई चले जाएंगे और आप अकेले रह जाओगे इस घर में। तो स्वरा अपनी उसी काम आवाज़ में कहती है, किसने कहा कि मैं अकेली रह जाऊंगी इस घर में? मैं भी तो जा रही हूँ ना तुम सबके साथ। रागिनी शॉक होते हुए कहती है, व्हाट? आपने जॉब छोड़ दी? स्वरा उसे टीज करते हुए कहती है, कुछ कह नहीं सकते, ये तो वक्त ही बताएगा। रागिनी कहती है, कम ऑन दीदू, बताओ ना, आपने जॉब छोड़ दी? स्वरा कहती है, थोड़ा टाइम वेट करो, पता चल जाएगा। इतना बोलकर वो बेड पे लेट जाती है और कहती है, गुड नाइट। रागिनी बस उसे देख रही होती है। थोड़ी देर में वो भी अपनी साइड पे आती है और लेट जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों सो जाती हैं। ऐसे ही वो रात गुजर रही होती है। सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं तक रखते हैं। आगे जानने के लिए देखते रहिए तेरे मेरे दरमियाँ।